नमस्कार बच्चों, आशा आप सब स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आपका एक टेस्ट भी होना है जो आपको मेंशन कर दिया गया होगा। कोशिश करना जिस भी बच्चे के पास फ़ोन नंबर है वो एक दूसरे को बता दें कि टेस्ट है, और आपके जो टेस्ट में लेसन रहेंगे 2 यूनिट का 5 चैप्टर, ठीक है, वो आएगा। आज हम 5 चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें संसाधन, अर्थ, प्रकृति और अव्यय के बारे में हम पढ़ेंगे। रिसोर्स, मीनिंग, नेचर एंड कंपोनेंट्स इसका नाम है। सबसे पहले हम संसाधन का अर्थ और परिभाषा जान लेते हैं। संसाधन क्या होता है? संसाधन वो साधन होते हैं जो मानव की इच्छाओं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन फिर भी हम अगर शब्द पे जाते हैं, स का मतलब हो गया पुनः और साधन का मतलब हो गया स्रोत। जो स्रोत हमें पुनः प्राप्त होते रहते हैं। री मीन्स आपका इसमें भी होता है, मैंने लिखा हुआ है ये रहा। री मीन्स होता है अगेन, सोर्स का मतलब होता है स्रोत। तो दोबारा से स्रोत हैं जो उनको यूज़ करना। संसाधन शब्द की व्युत्पत्ति, ठीक है, किससे हुई, इसका मीनिंग क्या है ये हमने जान लिया। उसके बाद क्या किसे कहते हैं? उद्देश्य, आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति जो करे वो आपका संसाधन कहलाते हैं। उपयोग, संभव और रूपांतरण से उपादेयता में वृद्धि हो जाए। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर जब मानव ने कोयले के बारे में नहीं पता था तो वो एक पत्थर ही था हमारे लिए, लेकिन हमने उसको निकालना सीखा, निकालने के बाद उसको यूज़ करना सीखा, यूज़ करने के बाद उसकी टेक्नोलॉजी कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उससे क्या क्या हम चला सकते हैं, कैसे उसने आपका जो इंडस्ट्री रिवोल्यूशन ला दिया था जो कोयले ने, पेट्रोल ने, तो कैसे उसको हमने निकाला, उसका रूपांतरण किया, उसको उपादेय तो उपयोग को बढ़ाया, उसमें वृद्धि होने के साथ ही आपका जो संसाधन वो बनता है। जेम्स फिशर ने एक जो डेफिनेशन है वो दी है कि रिसोर्स इन एनी थिंग दैट कैन बी टू सेटिस्फाई आवर डिज़ायर्स, जो हमारी डिज़ायर्स को क्या कर पाए, पूरा कर पाए। सेटिस्फाई ए नीड और डिज़ायर, हमारी ज़रूरतों और इच्छाओं को जो पूरा करे वो हमारे क्या कहलाते हैं भाई? संसाधन कहलाते हैं। संसाधन देश और काल सापेक्ष में इसका यहाँ क्या मतलब है? काल सापेक्ष का यहाँ पे मीनिंग है कि जो हमारे समय के साथ प्रकृति के सभी पदार्थ सभी जगह, हर संसार में संभव, हर समय संसाधन संभव नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी मृदा होगी, जल होगी, सूर्य होगी, पवने होगी, प्रकाश होगा, जो भी है, वन्य प्राणी हो गए, मनुष्य हो गए, आदि संसाधन बन पाए क्योंकि पहले ये धरा पर थे, लेकिन उस धरा से संसाधन बन जाएं क्योंकि मनुष्य उसका उपयोग करना नहीं जानता था, ठीक है। पहले क्या है, हमारे लिए एक बेस लेवल प्रेजेंट करते हैं जो हमारे ये हैं संसाधन है। फॉर एग्जांपल ये हो गए वन, सूर्य, प्रकाश, धरा, ये हमें मिलते रहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये संसाधन हमारे द्वारा बनाए गए संसाधन हैं। हमारे द्वारा बनाए गए संसाधन क्या है कि मानव ने अपना जो इसमें ह्यूमन माइंड यूज़ किया। फॉर एग्जांपल खनिज पत्थर, खनिज क्या है कि कोयला, जब तक हमने उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, एक खनिज पत्थर ही था। खनिज तेल एक बदबूदार तरल पदार्थ था। उसके बाद भाप का इंजन आया जिसको उद्योगों की रोटी कहा जाने लगा। फ्वांगो नदी, ये नदी एक चाइना की नदी है। अब इस नदी को चाइना का शोक कहा जाता था। चाइना का शोक क्यों कहा जाता था? क्योंकि हर जो साल है जब बारिश होता था तो यहाँ पे बाढ़ आ जाती थी। तो लेकिन वहाँ पे रीजनिंग प्लानिंग ऐसी की गई हुई, जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, उसको कहाँ पे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कम एरिया जहाँ पे पानी कम मिलता है वहाँ पे इसको ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे ले जाने के बाद क्या हुआ, उसका अक्षेत्रीय नियोजन किया गया जिससे वो वरदान में बदल गई। तो ह्यूमन माइंड के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि वहाँ के श्राप को कैसे वरदान में वो बदल सकता है। संसाधनों की स्थैतिक व गतिक विचारधारा, दो विचारधाराएँ हैं। एक मानते हैं कि संसाधन स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है। एक मानते हैं कि भाई जो आपके संसाधन वो डायनामिक है। स्टैटिक कैसे हैं और डायनामिक कैसे हैं, आइए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्टैटिक एक परंपरावादी या क्लासिकल विचारधारा है। स्टैटिक वाले मानते हैं कि भी पृथ्वी पर संसाधन स्टैटिक और निश्चित होते हैं, ठीक है, वो स्टैटिक और निश्चित होते हैं, ना हम उनको बढ़ा सकते हैं ना हम उनको डायनामिक बना सकते हैं। फिर उनकी संकल्पनाएं भी हैं विचारधारक में से, जैसे जल है, वन है, मिट्टी है, खनिज इत्यादि सभी संसाधन है, चाहे मनुष्य उसका उपयोग करे या ना करे, है ना। जल हो गया, मिट्टी होगी, संसाधन है, चाहे हम उसका प्रयोग करें ना करें। और वो भौतिक पदार्थ हैं। भौतिक पदार्थ मीन्स वो टेंजिबल हैं, जिनको हम छू सकते हैं वही संसाधन है, जिनको हम छू नहीं सकते वो हमारे संसाधन नहीं है। और उसके बाद है राष्ट्र की पूंजी मात्रा भी, वो हमारे जो देश है उसकी पूंजी ही है, उससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं है। संसाधन आसानी से प्राप्त
किया जा सकते हैं। ये थी एक स्टैटिक विचारधारा। लेकिन डायनामिक मानता है कि भी जो टेंजिबल है, मतलब जिनको छुआ जा सकता है, जो भौतिक है, वही हमारे संसाधन नहीं है, वो भी संसाधन है जिन तक हम नहीं पहुंच सकते। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस भी एक संसाधन है, ह्यूमन माइंड भी एक संसाधन है, टेक्नोलॉजी भी एक संसाधन है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, एक संसाधन है। लेकिन ये मानते हैं कि जब इसे कार्यात्मक का गुण पैदा हो जाए, ये कहते हैं कि भी मिट्टी है, जल है, वायु, वो एक संसाधन है, लेकिन हमने धीरे धीरे मिट्टी को इम्पोर्टेंस, मतलब अच्छी मिट्टी है उसको यूटिलाइज कैसे करें, हवा से जो आपकी विंड मिल है उनसे एनर्जी कैसे बनाएं, ऊर्जा में कैसे बदलें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएं। पानी, पहले पानी संसाधन था, कौन मानता है, स्टैटिक मानता है। लेकिन डायनामिक ने कहा कि पानी संसाधन तब बन पाया, तब क्या हुआ, तब उस संसाधन में ह्यूमन माइंड ने अपना दिमाग डाला और उस दिमाग से टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया, और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के बाद उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया। दोनों के कॉन्सेप्ट थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का व्यू क्या, एक कहता है स्टैटिक है, एक डायनामिक है। तो दोनों की यहाँ पे क्या है, द्वंद है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स है। इसने माना, इसने डायनामिक ने कि भी बुद्धि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, हैप्पीनेस हो गई, और टेक्नोलॉजी हो गई, वो भी आपके क्या है, संसाधन है। उसके बाद संसाधन केवल पूंजी नहीं है, बल्कि ये पदार्थ, शक्तियों और परिस्थितियों का एक योग है। ओके, उसके बाद संसाधन निश्चित व स्थिर नहीं होते, बल्कि ये मानव व्यवहार और प्रयत्नों के अनुरूप बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोयला था, जो कोयले का पहले कितना यूज था भाई, भाप का इंजन आया, उसके बाद भी आपकी जो रेलें हैं उनको पहले कोयले से चलाया जाता था, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाने लगा, धीरे धीरे आपकी बुलेट ट्रेन आई, मेट्रो ट्रेन आई। तो टेक्नोलॉजी में आपने इम्प्रूवमेंट किया, ह्यूमन माइंड डेवलप होने के साथ, आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप के साथ आपके संसाधनों को इस्तेमाल करने का तरीका बदल गया, इसलिए जो आपके संसाधन है वो डायनामिक नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं। उसके बाद चलिए, उसके बाद है ये वाला हमने कर लिया, संसाधन, प्रतिशोध व तटस्थ पदार्थ हैं, कि जो आपके संसाधन हैं वो उनमें प्रतिरोध होते हैं। कुछ प्रतिरोध का मतलब होता है कि आपको जो नॉर्मल बोल सकते हैं अड़चल, ठीक है, अड़चल वो होती हैं कि भी आप कोई काम करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप पढ़ना चाहते हो और बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइट नहीं है, या फिर आपके पास लाइट का प्रबंध न होने की वजह से आप देख नहीं पा रहे हैं, इवन मोमबत्ती भी नहीं है, लैंप भी नहीं है, तो आप पढ़ नहीं पा रहे, वो क्या प्रतिरोध है। लेकिन आपकी जो विल पावर है, आपका जो डेडिकेशन है काम करने का, अगर वो है तो आप कैसे भी आप करके पढ़ लेंगे। वही ये कहता है कि संसाधन प्रतिरोध पैदा करते हैं, लेकिन वो ह्यूमन माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन प्रतिरोधों को कैसे ख़त्म करता है। ये कहा जाता है कि फूलों के साथ क्या होते हैं, कांटे भी होते हैं, वैसे ही जो हमें संसाधन प्रकृति ने दिए, उन प्रकृति के साथ कुछ प्रतिरोध है। फॉर एग्जाम्पल कोयला है, कोयले को निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा माइन खोदने पड़ेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, आपको बना सकते हैं, आपके पास पानी है, लेकिन पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आपको डैम बनाना पड़ेगा, और डैम बनाने के लिए बड़े प्रतिरोध हैं, आपको उसको बहुत कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। आप एक नदी से दूसरी नदी पार जाके, बहुत चौड़ी नदी है, जा सकते हैं, वहाँ पे आपको रिसोर्स मिले हुए हैं, लेकिन आपको उन रिसोर्स को लेने के लिए वहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, पुल बनाना पड़ेगा। यही है कि कुछ प्रतिरोध होते हैं। फॉर एग्जांपल बंजर भूमि होगी, खराब मिट्टी होगी, बाढ़ होगी, सूखा हो गया, ये सारे हैं क्या हैं, आपके नेगेटिव प्रतिरोध हैं। एक तो होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव को प्रतिरोध नहीं बोला जाता, पॉजिटिव तो आपके लिए पॉजिटिव ही खबर होगी। वो प्रतिरोध कैसे हो सकते हैं, अगर आपके पास जल उपजाऊ मिट्टी है, अगर आपके पास खनिज है, खनिज ज़्यादा होंगे तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो बढ़ेंगी, ठीक है, और इंडस्ट्री बढ़ेंगी, लोहे का अनुपात बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, खनिजों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो आपकी एक चीज़ बढ़ने के साथ बहुत सारी चीज़ें उसके साथ माइनस प्लस होती हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमें इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आपको पानी मिला तो वहाँ पे जैसे हड़प्पा सभ्यता थी, कालीमंगन सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएँ थी वो सारी सभ्यताएँ पानी के आसपास ही हुई हैं। पानी के आसपास खेती होती है, खेती के आसपास अनाज होगा, जहाँ हमें खाने के लिए मिलेगा, लोग वहीं पे रहना पसंद करेंगे। इंडस्ट्री की जो लोकेशन होती है वो भी पानी के पास ज़्यादा की जाती है। उसके बाद प्रकृति में, इंसानी दुनिया में भी मतलब क्या है, हमारे प्रतिरोध आते हैं। प्रतिरोध क्या हो गया, जैसे हमारे राष्ट्र विकास में कुछ अवरोध हो गए कि हमारी जो पॉलिसीज़ होगी, हमारे जो कानून होंगे वो मानव संतुष्टि के नहीं हो पाए। फॉर एग्जांपल अभी एक आपको याद हो कुछ टाइम पहले कौन सा मंदिर था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें महिलाओं की एंट्री नहीं होती थी, ठीक है, एक मंदिर था जिसमें महिलाओं की एंट्री नहीं की जाती थी। लेकिन क्या हुआ, वो एक प्रतिरोधी था, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट में एक प्रतिरोधी था, हमारे माइंड में एक क्लू था कि भी हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा क्यों है, केस हुआ, वो जीते, फिर महिलाएं भी जा सकती थी वहाँ पे।
तो ऐसे प्रतिरोधक कुछ कानून बना दिए कि भी यहाँ पे आपको माइन नहीं लगानी, अगर आपको लगानी है तो इतना पे करना पड़ेगा। पॉलिसीज़ हैं जो आपकी वो बिज़नेस के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप वहाँ डेवलप नहीं हो पाओगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रतिरोध पैदा करती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसके प्रतिरोध को कैसे ख़त्म करके अपने आप को कैसे वहाँ पे डेवलप किया है। यही आपकी क्या है, ह्यूमन माइंड डेवलपमेंट है। मानव संतुष्टि संसाधनों प्रतिरोधों दोनों में संभव होती है, न कि अकेले संसाधनों से। ये कह रहा है कि मानव की संतुष्टि संसाधनों प्रतिरोधों दोनों से, मतलब मानव तभी संतुष्ट होता है जब उन प्रतिरोधों को खत्म करके अपने आप को डेवलप कर पाता है। ये एक दृष्टिकोण पे भी डिपेंड करता है कि हमारा दृष्टिकोण है। जैसे परमाणु है, परमाणु से लोग डरे हुए भी, हाँ एक बार परमाणु गिरा दिया तो तहस नहस हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, कुछ भी बचेगा ही नहीं। लेकिन एक परमाणु ये भी है कि भी अगर परमाणु को ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए लगाया जाए, मानव के निर्माण के लिए लगाया जाए, मानव के उपयोग के लिए लगाया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट कर सकता है, बहुत सारी एनर्जी हमें दे सकता है, और भी बहुत सारे एनर्जी के, टेक्नोलॉजी के, प्रौद्योगिकी के काम उसके द्वारा किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। तटस्थ पदार्थ हो गया, जैसे तटस्थ एक तो था निर्धारित दृष्टिकोण कि हमारा निर्धारित दृष्टिकोण है, परमाणु के प्रति हमारी नेगेटिव ही सोच है, लेकिन हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। उसके बाद है तटस्थ पदार्थ, जैसे कोयला हो गया, उदासीन है, ना तो उसके प्रति कोई पॉजिटिव है और ना उसके प्रति कोई नेगेटिव है। फिर प्रतिरोधों का, तटस्थ पदार्थों का संसाधनों में प्रतिवर्धन भी प्रतिरोध थे, वो उनको हमने ख़त्म किया कि सबने एग्रीमेंट कर दिया कि हम परमाणु का यूज़ करेंगे और कोई भी हमारे नेगेटिव यूज़ के लिए उसको यूज़ नहीं करेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इफेक्ट होते हैं कि हमें उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए यूज़ करना, वो एग्रीमेंट हुए तो वो मानव कल्याण के लिए यूज हो पाया, तो उन्होंने हमने प्रतिरोध को उसको ख़त्म कर दिया। संसाधन निर्माणकारी अव्यय या घटक, निर्माणकारी अव्यय या घटक क्या है कि कैसे वो हमारे लिए यूज हो पाते हैं। इसमें हम देखेंगे कि संस्कृति की अंतक्रिया से बनते हैं। अब संसाधन अपने आप नहीं बनते हैं, प्रकृति, मनुष्य व संस्कृति की अंतक्रिया से बनते हैं। संसाधन बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्रकृति की भी ज़रूरत होती है, मानव की भी ज़रूरत होती है, संस्कृति की भी ज़रूरत होती है। हम तीनों ही चीज़ों को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपकी प्रकृति की। कैसे प्रकृति? अब जैसे वायु होगी, जल होगी, नदियाँ होगी इत्यादि प्राकृतिक तत्व एक ही समय पर संसाधन और संसाधन निर्माणकारी कारक हैं। एक ही समय पर संसाधन और संसाधनों के साथ हमारी भूमिकाएं निभा रहे हैं, लेकिन संसाधन सीमित होते हैं। यदि मनुष्य कुछ भी न करे तो सांस लेने के लिए भी उसको किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सूर्य की धूप की ज़रूरत है, जल की ज़रूरत है। जो ये साधन है वो क्या है? संसाधन है। वो हमें एक जैक पॉइंट प्रदान करते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। जैक पॉइंट का मतलब है कि मानव को कार्य की अक्षमता देने के लिए पहले उसको भौतिक या प्राकृतिक संसाधनों की जो ज़रूरत है, वनस्पति जो उसे देती है, वनस्पति, खनिज हो गए, नदियाँ हो गई, मानव के लिए भौतिक आधार प्रदान करती है ना, ये रहा भौतिक आधार प्रदान करती है ना, एक जैक बनाती है हमारे लिए। जब तक वो नहीं होगा हम काम नहीं कर पाएंगे। ये भाई एक जिमरमैन के द्वारा बनाया गया था ये डायग्राम। इसमें क्या है? इसमें दिखाया गया है कि हमें आवश्यकता है, फॉर एग्जांपल मुझे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी है, मेरे पास मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कोयला मेरी इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड को पूरा नहीं कर रहा है, तो एक मेरा पॉजिटिव वे है कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करनी है। संतुष्ट करते हैं, कौन करते हैं? संसाधन। मैंने पानी को देखा, पानी जैसे साउथ इंडिया में अंडुलेटिंग सरफेस है, अंडुलेटिंग सरफेस ये होता है भाई, यहाँ से पानी गिर रहा है तो मुझे डैम बनाने की ज़रूरत भी नहीं। मैंने यहाँ पे अपनी टरबाइन लगाई और लगा के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी और फिर मेरा क्या है? एक पॉजिटिव संसाधन वो बन जाएगा। उसके बाद मनुष्य की होती है, पॉजिटिव के बाद एक नेगेटिव फेज भी आता है, ठीक है। एक पॉजिटिव है, उसने पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया, लेकिन प्राकृतिक एवं मानसिक शक्तियाँ पॉजिटिव हैं और प्रतिरोध नेगेटिव हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि भी मैं डैम कंस्ट्रक्ट कर लूँ यहाँ पे, लेकिन नेगेटिव प्रतिरोध क्या है कि वहाँ पे जो नदियाँ हैं वो इस रूप में नहीं कि वहाँ पे डैम्स कंस्ट्रक्ट किया जाए। वहाँ की गवर्नमेंट है या वहाँ की पॉलिसीज़ हैं या वहाँ पे आपका फॉरेस्ट है, कुछ भी आपके पास नेगेटिव प्रतिरोध है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन मानो क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है। क्या मानो पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है तो भी वो क्या कर लेगा? उपयोग कर सकता है, ठीक है, कर सकता है अगर वो चाहे तो। संतुष्ट करते हैं, पॉजिटिव, मानो नेगेटिव हो तो भी वो पॉजिटिव करता है। जैसे धूप है, पानी है, हर चीज़ आ रही है, वो हमें संतुष्ट करते रहते हैं। आदि मानव और उस प्राकृतिक वातावरण से गत्यात्मक संबंध जिमरमैन के आधार पर ये डायग्राम दिया गया है। हम तीन चीज़ों की बात कर रहे थे, एक तो आपके मानव की, एक आपकी प्रकृति की। तो प्रकृति के बारे में हमने पढ़ लिया कि कैसे प्रकृति हमारे लिए जैक पॉइंट प्रदान करती है। अब मानव की बात करते हैं कि मानव उनके साथ कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता है।
तो मानव का जो व्यवहार है, मानव का जो दृष्टिकोण है, मानव का जो ह्यूमन माइंड डेवलपमेंट है वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो 1960 में जो कोकर कोयला था वो 210 टन का भंडार था, ठीक है। कितना था भंडार भाई? 210 टन का भंडार था। 1 टन लोहा बनाने के लिए हमें 2 टन कोकर कोयले की ज़रूरत होती थी। तो ये और जो उसके बाई प्रोडक्ट होते थे वो भी बहुत कम थे। बाई प्रोडक्ट होते हैं कि जो आपके पास वेस्ट मटेरियल बन जाता है, उस वेस्ट मटेरियल को आप कैसे और कामों के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप वो निकालते हो, सरसों से तेल निकालते हो, तेल निकालने के बाद वो जो वेस्ट बच जाता है वो पशुओं को डालने के लिए काम आ जाता है, जिसको आप ऑयल केक या खल बोलते हैं, ठीक है। 1 टन लोहा को बनाने के लिए फिर क्या हुआ, आपका 1 टन लोहा बनाने के लिए ह्यूमन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। तो 1 टन को बनाने के लिए 1 टन ही कोयले की ज़रूरत हुई, और जो आपके बाई प्रोडक्ट हैं उनकी यूजेबिलिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई, उनके भी यूज हो गए। अब वो जो बाई प्रोडक्ट है उनको भी ज़्यादा होने लगा। अब क्या हुआ, पहले 210 वर्षों में 40 वर्षों में 50 करोड़ टन कोयला का उपयोग हुआ, लेकिन अपने पास 210 में से कितना का 50 में से 160 अपने पास अभी भी बचा हुआ है। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, ह्यूमन माइंड डेवलप हो गया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 160 जो अपने पास बचा है, मान लिया हम 4 गुना उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाए हैं, तो 160 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 400, 660 अपने पास हो गया। ये पुंज दिखाया गया है कि कैसे हमारे पास वो छाया पुंज, ये बी जिम्बरमैन द्वारा दिया गया, कैसे हम ह्यूमन माइंड को डेवलप करके जो हमारी जो कई गुना उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा के संसाधनों को फर्दर टाइम तक बढ़ा सकते हैं, वो ह्यूमन माइंड ही है, ठीक है। कैसे उसको यूज कर सकता है। अब मानव के विकास की संपूर्ण जो प्रक्रिया है मनुष्य की भूमिका सर्वोपरि रही है। क्यों सर्वोपरि रही है? क्योंकि ह्यूमन माइंड ने ही, मानव व्यवहार ने ही उसको कार्य करने की अक्षमता या निर्णायक इसलिए रही है, वो उसका ऊर्जा का दाता है, अक्षय का भंडार है, मानव ही सक्रिय संसाधन है वही। अब फॉर एग्जाम्पल पहले ताम्र युग आया, लोह युग आया, अलग अलग युग आए, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियलाइजेशन का आया, उसके बाद आपका कंप्यूटर युग आया, कंप्यूटर के साथ अब 5G टेक्नोलॉजी आ गए। कैसे 5G को साथ हम अपने आप को उसमें डाल पाते हैं, सीख पाते हैं, क्या उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ह्यूमन माइंड के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, ओके। इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रकृति से सहयोग करके एक मशीनों, औजारों, प्रतिरोधों, कठिनाइयों को उससे बाहर जाकर उदासीन जो तत्व होते हैं, नेगेटिव जो तत्व होते हैं, उनको बदल के कैसे उसको वो यूज कर सकता है, यही हमारे इसमें हमें सीखना है, ठीक है। तो तीनों ही फेज हमने किए कि रिसोर्स आर नॉट दे बिकम द मैन बाई ऑफ कॉपरेशन, कि जो आपके रिसोर्स आर नॉट दे बिकम सो बिकॉज ऑफ मैन कॉपरेशन, कि जो आपके रिसोर्स होते हैं वो रिसोर्स ऐसे ही नहीं बन जाते, वो मानव के क्या है, सहयोग से हमारे रिसोर्स बनते। संसाधन काफ़ी हद तक मनुष्य की अपनी रचनाएं हैं, क्योंकि मनुष्य ही उनको बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। रिसोर्स आर नॉट दे बिकम वांट इंक्लूडिंग, भाई आप क्या चाहते हो, पहले आपने चाहा, फिर कौन था इसके सेंटर पॉइंट, मानव था। फिर एबिलिटीज़ और आर्ट्स और साइंस, उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया, उसने अपनी साइंस का प्रदर्शन किया, उसने माइंड लगा कि यहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंट आप नहीं कर पा रहे, यहाँ पे नेचर है और यहाँ पे आप, तो कैसे न कैसे करके आपने उसको क्या है बना दिया, तो ही आप क्या है, रिसोर्स आर नॉट दे आर बिकम। उसके बाद लास्ट आता है आपका कल्चर, कैसे आपका कल्चर संसाधन, प्रौद्योगिकी व गुण रूपांतरित करके उपयोगी बनाए जा सकते हैं। प्रौद्योगिकी का जो स्तर है, वैज्ञानिक अक्षमता है, तकनीकी है, कुशलता है, उन कुशलताओं का, उन अक्षमताओं का, उन ज्ञान का, विज्ञान का, इन सारों का जो संस्कार, जो आपके संस्कार हैं, वो आपकी परंपराएं हैं, ये जो दर्शन है समूचे संस्कृति का निर्माण करते हैं। आपकी ज्ञान, आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपकी अक्षमता, आपका तकनीकी, अपनी आपकी कुशलता, ये सारी आपकी किसका निर्माण करती हैं भाई, ये निर्माण करती हैं आपकी संस्कृति का। जिमरमैन ने कहा है कि संस्कृति प्रकृति की सहमति से उत्पन्न उन उपकरणों, यंत्रों, विधियों और ज्ञान का समुच्चय होती है जिनके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। भाई प्रकृति के साथ सहयोग करके और हम अपने व्यवहार से उसको क्या करते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है असमान वितरण है, सांस्कृतिक विभिन्न कारगर हैं, तो असमान वितरण है। फॉर एग्जांपल भी आपके यहाँ पे रिसोर्स ज़्यादा पाए जाएंगे, क्या पता कनाडा में कम पाए जाएंगे। तो रिसोर्स तो एक जैसे नहीं है, प्रौद्योगिकी भी एक जैसी नहीं। कई जगह ऐसा होता है कि आपके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहाँ पे एंडुलेटिंग सरफेस है, वाटरफॉल है, लेकिन उनके पास क्या प्रौद्योगिकी नहीं है, पूंजी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वहाँ पे वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। कनाडा हो गया या फिर हमारा देश हो गया, कोई भी जो डेवलप कंट्री है, हम तो डेवलपिंग में आते हैं फिर भी,
उनके पास टेक्नोलॉजी भी है और पैसा भी है, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, फिर वो कैसे न कैसे वहाँ पूंजी निर्माण और प्रौद्योगिकी की सहायता से रिसोर्स मैनेज कर लेते हैं। ये एक संस्कृति की ही देन है कि वहाँ ने उसने फिर बहुत सारी जो भौतिक अनेक प्राकृतिक प्रतिरोध होते हैं, जैसे अकाल, भूकंप, बाढ़ होते हैं, उन पे हमने कैसे विजय पाके अपने आप को वहाँ पे स्टेबिलिटी बनाए रखे। असमान जो वितरण होते हैं, सांस्कृतिक विभिन्न कारगर होते हैं। किसी देश में प्रौद्योगिकी विकसित नहीं हो, जरूरी नहीं है, ये अब बात मैंने अभी बताई, संसाधन निर्माण की क्रिया क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी। लेकिन हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास पूंजी है और प्रौद्योगिकी है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है कि आपके पास संसाधन है और प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी और पूंजी नहीं है तो आप उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। जो प्रौद्योगिकी है और टेक्नोलॉजी है, हम दूसरों देशों से आयात कर पाते हैं। आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है भूमंडलीयकरण है कि जो देश है वो सिकुड़ गया मतलब ऐसा नहीं है श्रिंक हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि छोटा हो गया है। आप एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, एजुकेशन सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन है, नेटवर्क है, 5G है, एटसेट्रा। तो बहुत सारे जो पिछड़े हुए देश हैं वो संसाधनों की कमी के कारण नहीं, वो किसके कारण है, बल्कि विकसित देशों की बात, उनके पास क्या नहीं है, पूंजी नहीं है। यही मैंने आपको अभी अभी बताया है। ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है भाई, और मेरे ख्याल से कुछ ऐसा बचा नहीं होगा जिसमें मुझे अब करवाने की ज़रूरत है। आपका 5 चैप्टर आपके इस टेस्ट में आएंगे, आपको ये कंप्लीट करने हैं, और डेली का काम डेली की करना है। पहले भी मैंने आपको बताया है, कोई भी काम आपको पेंडिंग नहीं छोड़ना है। चलिए, आपको ये 5 चैप्टर, आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आएंगे और जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी आएंगे, छोटे क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है भाई, ओके, जय हिंद, जय भारत।